तीन तक प्रश्न अपने हो गए। नेक्स्ट चौथा और पांचवा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपके दे रखा है कि बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 और 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ये आपको पूछा है। तो ये ग्राफ पेपर पे आलेखित करेंगे इन बिंदुओं को, तो आपको एक आकृति नजर आएगी और उसका नाम लिखना है। ये आपके प्रश्न है। तो चलिए चौथे प्रश्न का जवाब देते हैं। सबसे पहले वही आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पे आपको सबसे पहले खींच लो वाई अक्ष। यहाँ मैं वाई अक्ष बना लेता हूँ, ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष बना लेता हूं, ये हो गया एक्स अक्ष। नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। इसी प्रकार ये वाई और वाई डैश। यहाँ पे बीचों बीच में जीरो लिख लो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 और 1 और बड़ा से बड़ा वाई निर्देशांक आपको 2 नजर आ रहा है, यानी कि एक बॉक्स बराबर 1 इकाई लिखोगे तो भी आपके हो जाएगा इजीली। आप 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी मान सकते हैं। मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लेता हूँ। तो पैमाना लिख लेता हूँ यहाँ पे, पैमाना पैमाना एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर लिख लेते हैं 1 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर यानी एक खाना में 1 लिखना है, दूसरे खाने में 2 लिखना है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 4 5, इस ढंग से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लिखना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 -4। ओके, यहाँ से अनंत तक लिख सकते हैं ऐसे। अब y अक्ष का पैमाना मान लेता हूँ, y अक्ष। अब y अक्ष पर भी आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर भी मैं ऊपर तो आपको प्लस में लिखना है, नीचे माइनस में। तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, इस ढंग से आप अनंत तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ -1 नीचे, -2 और -3। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्देशांक दे रखा है -1 और 0। तो -1 और 0 का होगा, वहां आपको बिंदु लगाना है। तो यहाँ मैं व्हाइट से दर्शाऊंगा। ये जो निर्देशांक है, ये यहाँ पे गोल घेरा बना देता हूं। ये हो गया आपके -1 और 0। तो यहाँ लिख लेता हूं -1 और 0, क्योंकि x निर्देशांक तो दे रखा है -1 और y निर्देशांक 0 होगा, वो इसी अक्ष पर होगा। तो आपके ये बिंदु, अब इसका चाहे तो आप नाम दे सकते हैं। देखिए ए बी सी डी और ई, इस ढंग से नाम दे दूंगा। मैं यहाँ लिख लेता हूं ए, ये बिंदु हो गया ए। इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक है वो 1 और 0 है। तो 1 है वो x अक्ष का 1, x अक्ष का 1 है वो ये रहा प्लस वाला इधर, और y अक्ष पर है 0, यानी y निर्देशांक क्या है, 0 है। तो y निर्देशांक 0 वो इसी अक्ष पर होगा। तो यहाँ पे बिंदु आ गया b, और b के निर्देशांक लिख लेता हूं मैं 1 और 0। नेक्स्ट निर्देशांक है 1 और 1। तो प्लस का 1 x निर्देशांक और प्लस का 1 है y निर्देशांक। तो देखिए 1 से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार y अक्ष का जो 1 है वो ये रहा, x अक्ष का 1 ये है। तो इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है उसको निरूपित करेंगे। ये आ गया बिंदु 1 और 1। यहाँ नाम दे देता हूं C, और 1 और 1। नेक्स्ट है 0 और 2। तो यहाँ पे आपको y अक्ष का 2 दे रखा है और x निर्देशांक 0 दे रखा है। तो x जो निर्देशांक है वो 0 इसी अक्ष पर होगा, यानी y अक्ष पर। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर तो y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे x निर्देशांक 0, इसका मतलब y अक्ष पर बिंदु होगा, और y अक्ष का जो दे रखा है 2 y निर्देशांक, तो यहाँ आ जाएगा बिंदु 2। इस ढंग से आप इसको निरूपित कर दो, और इसका नाम दे देते ए बी सी, और ये आ गया डी। और इसके निर्देशांक लिख लेता हूँ 0 और 2। नेक्स्ट है -1 और 1। अब देखिए x निर्देशांक है वो क्या है, -1। तो -1 ये रहा,
ऊपर जाना पड़ेगा और y निर्देशांक है वो 1 है प्लस का, तो ये रहा 1, यहाँ से सीधा आना है और जहां ये क्रॉस पॉइंट हो रहा है वो आपको निरूपित करना है। ए बी सी डी और ई आ जाएगा ई, और इसके निर्देशांक लिख लेता हूं, क्या है -1 और 1। तो इस ढंग से आपके सभी निर्देशांक। अब क्या करना है आपको, ए बी सी डी और ई इनको मिलाना है और पता करना है कि ये कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए इसको मिला देते हैं। ए को मिला देता हूं मैं बी से, फिर बी को मिला देता हूं सी से, सी को मिला देता हूं डी से, डी को मिला देता हूं ई से, और ई को मिला देता हूं ए से। तो देखिए ये कौन सी आकृति प्राप्त हो गई अपन को, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। तो इस ढंग से यहाँ लिख सकते हैं कि प्राप्त आकृति पंचभुज की है। लिखेंगे प्राप्त आकृति ये आपके आंसर है, प्राप्त आकृति ए बी सी डी और ई एक पंचभुज है। ये हो गया आंसर। यही पूछा था आपको कि बिंदु को आलेखित कीजिए, अपन ने आलेखित कर लिया और फिर इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इन्हें क्रम से जब मिलाया तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, पंचभुज। तो इस ढंग से आपको चौथे प्रश्न का आंसर देना है। नेक्स्ट आपके पांचवा प्रश्न है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष है वो निम्नलिखित है। आपको 4 शीर्ष दे रखे हैं और इससे पता लगाना है कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है, तो प्रत्येक स्थिति के बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। तो चलिए यहाँ पे आपको इस ढंग से एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। यहाँ पे इस ढंग से खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस प्लस मुझे दिखा, इसलिए मैंने प्रथम चतुर्थांश को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बाकी से कोई मतलब ही नहीं अपने, इसलिए मैंने इस ढंग से इसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ एक्स ओ एक्स डैश, फिर वाई ओ वाई डैश। ये हो गया अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखिए यहाँ मैं वही पैमाना ले लेता हूं। यहाँ पे पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी वही पैमाना मानूंगा, वाई अक्ष पर 1 इकाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये हो गया अपने पैमाना। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सभी एक्स अक्ष पे। देखिए पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस ढंग से लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे 10 तक है तो लिख लो 10 तक। फिर इधर है वो माइनस में कोई भी संख्या यहाँ पे निर्देशांक नजर नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए लिखने से मतलब नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 1, -1, -2, -3। इसी प्रकार y अक्ष पे आपको ऊपर 1 2 3 लिखना है, तो 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। y अक्ष का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 4 ही है, तो आराम से आ जाएगा यहाँ पे। और x निर्देशांक है वो 10 है, तो 10 भी दिख रहा है। यानी कम से कम आपको ध्यान रखना है ग्राफ पेपर पर लिखते वक्त कि x निर्देशांक है वो बड़ा से बड़ा कौन सा है और y निर्देशांक बड़ा से बड़ा कौन सा है, और वो कम से कम ग्राफ पेपर पे आपके दिखना चाहिए। यदि ग्राफ पेपर पे आपको कॉलम है वो कम नजर आ रहा है तो आपको पैमाना बड़ा मानना है। बड़ा कैसे, जैसे यहाँ कोई बड़ी संख्या होती जैसे 20 होता, तो मेरे कॉलम अगर कम पड़ते तो मैं क्या करता, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई मानता है, यानी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस ढंग से 2 संख्याओं का अंतर लेते हुए आगे बढ़ता था। आराम से अपने सभी संख्या है वो निरूपित हो जाती। अब देखिए यहाँ पे मैं पहला निर्देशांक लेता हूँ 1 और 1। 1 का होगा x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक भी क्या है 1, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा सीधा ये। यहाँ पे गोल घेरा लगा देता हूं और इसका नाम दे देता हूं 1 और 1। ये नाम ये आ गया और इसके जो निर्देशांक है 1 और 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 और 4। तो 2 और 4 है वो कहाँ होगा, देखिए x निर्देशांक है वो 2 है और y निर्देशांक है वो 4 है, तो y निर्देशांक ये रहा 4। तो इससे आगे बढ़ेंगे, 2 से ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीधा, और 4 है वो यहाँ है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अपने दूसरा।
बी है, और बी के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे आपके कितने, 2 और 4। नेक्स्ट है 8 और 4। अब देखिए 8 है वो एक्स अक्ष पे कहाँ है, 8 ये रहे, और y निर्देशांक है वो 4 है, तो y निर्देशांक का ऊपर जाना सीधा, और ये आ जाएगा 4 इधर ही है ये। तो 8 और 4 जहां क्रॉस पॉइंट होंगे उसको निरूपित कर देंगे, तो यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा अपने ए बी, और इसका नाम दे देता हूं सी, और ये आ जाएगा आपके पास 8 और 4। नेक्स्ट है 10 और 1, तो 10 तो है ये, और 1 वापस आपको एक निर्देशांक y का ये रहा, और x निर्देशांक है वो 10 ये, तो यहाँ से ऊपर चढ़ना, और y निर्देशांक सीधा ये रहा, तो यहाँ से सीधा ये पॉइंट आ जाएगा अपने ए बी सी और डी। लिख लेता हूं 10 और 1। अब ये कह रहा है कि इनको मिलाना है, प्रत्येक स्थिति में बने शत्रुभुज का प्रकार बताइए, तो इनको जब मिलाएंगे तो कौन सा शत्रुभुज बनेगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ अपन इसको मिला देते हैं सबको, और फिर पता चल जाएगा इजीली आपको कि कौन सा शत्रुभुज है। इनको मिला देता हूं, देखो ए को किससे मिलाते हैं, बी से, फिर बी को मिला देते हैं सी से, सी को मिला देते हैं डी से, और डी को मिला देते हैं ए से। अब आप स्वयं बता सकते हैं कि ये कौन सा शत्रुभुज है। शत्रुभुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बनाकृति शत्रुभुज कहलाती है। अब शत्रुभुज है, कौन सा शत्रुभुज है, तो ये एक समलम शत्रुभुज है। कौन सा शत्रुभुज है, समलम। ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, समलम शत्रुभुज कहलाता है। और जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समांतर शत्रुभुज। तो परंतु यहाँ पे देखिए जो ए डी भुजा है ये समांतर है किसके, बी सी के, परंतु जो ए बी है वो इस डी सी के समांतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आगे जाके क्रॉस हो जाएगी ऊपर जाके, यानी कि दो भुजाओं का युग्म है, एक भुजाओं का युग्म है वो क्या है, समांतर है, इसलिए ये क्या हो गया, समलम शत्रुभुज। तो अंत में आपको इसका उत्तर भी देना है कि प्राप्त शत्रुभुज लिख देना, प्राप्त शत्रुभुज ए बी सी डी, आपने नाम दिया ए बी सी डी, आप PQRS भी नाम दे सकते हैं कोई भी अपने हिसाब से। ए बी सी डी एक क्या है, समलम शत्रुभुज है, समलम शत्रुभुज है। नेक्स्ट एक और प्रश्न है दूसरा, इसको करते हैं। चलिए जो ये नेक्स्ट प्रश्न है वो करते हैं, और इसके लिए मैंने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस ढंग से बनाया है जिससे इजीली अपने अधिकतर इसमें जो काम होगा वो तृतीय चतुर्थांश के अंदर होगा, इसलिए मैंने तृतीय चतुर्थांश को थोड़ा अधिक लंबा बनाया है। आपको भी इस ढंग से ध्यान रखना है, जैसे निर्देशांक होंगे वैसे ही आपको डायग्राम बनाना, ताकि आपके ग्राफ पेपर पर इजीली है वो निर्देशांक निरूपित हो जाए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है -2 और -2। तो यहाँ पे -2 एक्स निर्देशांक है वो -2 ये रहा, और y निर्देशांक भी -2 है, तो y एक्स का -2 ये रहा। तो आपको जहां पर भी ये दोनों क्रॉस होंगे वहां पे पॉइंट लगा देते हैं, ये पॉइंट आ गया, यहां से इसको गोल घेरा बना देता हूं, और आपके जो इसका नाम है वो दे देते हैं अपन a -2 और -2। नेक्स्ट है -4 और 2। अब देखिए x निर्देशांक है वो -4 ये रहा, और 2 यानी y निर्देशांक है वो प्लस का 2 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो x निर्देशांक है वो -4 है, और 2 है वो y निर्देशांक है, तो ऊपर चलते हैं सीधा यहाँ पे, जहां पर भी दोनों क्रॉस पॉइंट हो रहे हैं वो आ जाएगा आपके बिंदु B। यहाँ पे लिख लेता हूं -4 और 2। नेक्स्ट है -6 और -2। -6 यानी x निर्देशांक है वो -6 ये रहा, और y निर्देशांक -2 है, तो y निर्देशांक -2 ये रहा। तो आपको सीधा चलना है -6 तक, ये क्रॉस हो जाएगा सीधा यहाँ पे। BC इसका नाम दे देता हूं, और C पॉइंट है वो क्या है, -6 और -2। नेक्स्ट है -4 और -6। -4 और -4 है वो ये रहा x निर्देशांक, और y निर्देशांक है वो -6 है, तो y निर्देशांक पे -6 ये रहे। आपको सीधा चलना है और इस बिंदु पे आना है,
जहां पर भी दोनों क्रॉस होंगे ये। तो इसका नाम दे देते ए बी सी और डी। ये है अपने -4 और -6। अब इनको सबको मिलाना है। जैसे मिलाएंगे अपन को पता चल जाएगा कि ये कौन से चतुर्भुज की आकृति है। तो चलिए इसको मैं मिला देता हूं। सबसे पहले ए को मिला देते हैं बी से, फिर बी को मिला देते हैं सी से, और सी को मिला देते हैं डी से, और डी को मिला देते हैं ए से। अब देखिए स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि ये चारों भुजा है। जैसे ए से लगाकर बी तक ये जितनी लंबाई की होगी उतनी की उतनी बी से लगाकर सी तक, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजा क्या है? समान है। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा समान हो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। यदि उसके विकर्ण क्या हो? अलग अलग माप के हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए विकर्ण है वो अलग अलग होंगे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा विकर्ण खींच के। देखिए विकर्ण है, अगर मैं बी को डी से मिला दूं, चार जो भुजा होती है अगर समान है तो चार भुजा अगर समान नजर आती है या तो वो वर्ग होगा या फिर क्या होगा? समचतुर्भुज। अब वर्ग के अंदर विशेषता होती है कि विकर्ण है वो दोनों क्या होते हैं? समान। और समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है? विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण जो बी से लगाकर डी तक मैंने विकर्ण खींचा उसकी लंबाई देखिए, और ए से लगाकर एक विकर्ण खींचता हूं सी तक तो इसकी लंबाई देखिए, यानी विकर्ण है वो दोनों अलग अलग माप के हैं। और जो ये भुजा है आपको स्पष्ट समान नजर आ रही है, चारों भुजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आकृति है ए बी सी डी, ये कौन सी आकृति है? एक समचतुर्भुज है, न कि वर्ग। तो यहाँ लिख लेते हैं कि दी गई आकृति, तो सीधा सा यहाँ पे जवाब देना है कि प्राप्त चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। लिख लेता हूं, प्राप्त चतुर्भुज ए बी सी और डी एक क्या है? समचतुर्भुज। तो इस ढंग से चौथे और पांचवें का आपको उत्तर देना। बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न है, सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पे आलेखित करना है और जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है।